आज करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड हो। ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डेवलप्ड की लेस डेवलप्ड? हाँ, तो लेस डेवलप्ड हो। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, मोनेरा, किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, और क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आता है माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ। पीपीएलओ, और ये जनरली छोटे होते हैं कि बड़े? छोटे होते हैं, क्योंकि इसका साइज कल हम लोग ने आइडिया लिया था 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं, हर 20 मिनट में लगभग डबल हो जाते हैं। यानी ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल हो जाते हैं 20 मिनट में। किसकी तुलना से? यूकैरियोट की तुलना से। तो किंगडम मोनेरा में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। बातचीत नहीं, किंगडम मोनेरा में आएगा प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, और ये छोटे होते हैं और ये तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर छोटे होते तो तुलना तो कर रहे होंगे ना किसी से, किससे तुलना कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में ये काफी छोटे होते हैं और उसके बाद तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनका शेप और साइज बहुत वेरी करता है। आपने पढ़ा था कि 4 शेप में होते हैं बैक्टीरिया। कितने शेप में होते हैं? 4। अच्छा, एक होता है स्फेरिकल, इसको बोलते हैं कोकस। एक होता है रॉड शेप, इसको बोलते हैं बेसिलस। एक होता है कॉवा शेप, इसको बोलते हैं विब्रियो। और एक होता है स्पाइरल, उसको बोलते हैं स्पाइरिला। उसको बोलते हैं स्पाइरिला या स्पाइरिलम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कोई भी प्रोकैरियोटिक किसी भी शेप में हो, उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल सेम होता है। बताइए, शेप कैसा भी हो, लेकिन उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। क्लियर? तो क्या बोला गया, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। मतलब शेप कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो, लेकिन उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेम। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर। इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit wide variety of shape and function। शेप कैसा भी हो, फंक्शन कैसा भी हो, लेकिन फंडामेंटली सारे सेम होंगे। और ये बात याद आ रही होगी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसका जो वो स्ट्रक्चर होता है, बिहेवियर जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर सिंपल और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। जितनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जितनी भी, सब में सेल वॉल होती है, एक अपवाद है बस, माइकोप्लाज्मा। बताइए, सारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है कि एक अपवाद है, बस एक अपवाद है, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होगा। ठीक है, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। मतलब सेल वॉल किस बैक्टीरिया में नहीं होती? माइकोप्लाज्मा, बाकी सब में होती है। अच्छा, और सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, उसे क्या बुलाएंगे? उसे बुलाते हैं साइटोप्लाज्म। उसे बुलाते हैं साइटोप्लाज्म। लिखा हुआ है द फ्लूइड या मैट्रिक्स जो अंदर भरा होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस विकसित नहीं होता बहुत ज्यादा, यानी नॉट वेल डिफाइंड की वेल डिफाइंड? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। याद रखिएगा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसीलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। अच्छा, कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसका बना होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर जीवों में क्या होता है? डीएनए। तो देखिए क्या लिखा है, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। क्यों नेकेड? यहां डीएनए है, वो भी सर्कुलर डीएनए है, इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है और वो भी यहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण क्या होता है? डीएनए नेकेड दिखाई पड़ेगा। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेकेड। मतलब नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नेकेड हुआ और ये घिरा नहीं हुआ है चारों तरफ से। जीनोमिक डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए किसको बोल रहे हैं? मेन डीएनए को। मेन डीएनए के अलावा जो कि सिंगल क्रोमोसोम को दर्शाता है, बताइए,
मेन डीएनए किसको दर्शा रहा है? प्रोकैरियोट्स में एक सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या अंतर है दोनों में? अगर क्रोमोसोम बहुत सारे हैं तो यूकैरियोटिक सेल होगी। हम लोग क्या है? तो हमारे पास एक से ज्यादा है। कितना है? 46। हर सेल के अंदर 46 है। तो कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या ये तो तय है कि एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम की संख्या एक से ज्यादा होती है यूकैरियोट में। और ये है क्या? प्रोकैरियोट। तो इसमें कितनी होगी? एक होगी। इसीलिए देखो क्या लिखा है, क्रोमोसोम, और ये भी लिख दिया है सिंगल। अभी हम यूकैरियोट पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा क्रोमोसोम्स। यानी क्या बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है कि अनेक की बात करेगा? और मैंने अभी बोला था कि क्रोमोसोम हमेशा जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? और प्रोकैरियोट्स में राउंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर। हमारे पास लीनियर, हमारे पास लीनियर है और उनका कैसा है? सर्कुलर। उनका सर्कुलर डीएनए होता है और हमसे छोटा होता है। भाई जब सेल ही हमसे छोटी है तो न्यूक्लियस भी छोटा होगा, और जब न्यूक्लियस छोटा है तो उसका डीएनए भी छोटा होगा। क्लियर है ना? छोटा डीएनए की बड़ा? छोटा डीएनए। सर्कुलर की लीनियर? ठीक है, सर्कुलर की लीनियर, सर्कुलर डीएनए। देखिए एक तो जीनोमिक डीएनए हो गया, एक हो गया जीनोमिक डीएनए, और एक हो गया एक्स्ट्रा डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना जीनोमिक के अलावा, उनको बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम लोग ने बुलाया था प्लाज्मिड। और अगर प्लाज्मिड नहीं होता तो कभी भी हम एक जीव के डीएनए को दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते, क्योंकि ये वेक्टर की तरह काम करता है। इट बिहेव एज वेक्टर। और जिस प्रकार मलेरिया के पैथोजन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने के लिए फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है, उसी प्रकार मेरा डीएनए अगर किसी और के अंदर डालना है तो एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और ये वेक्टर यूजुअली क्या होता है? प्लाज्मिड। हालांकि बैक्टीरियोफेज भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड। सबसे कॉमन वेक्टर होता है प्लाज्मिड। इतनी बात क्लियर? प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स, प्लाज्मिड डीएनए दिया क्यों था नेचर ने? ये तो हमने उससे सीख लिया, हम लोगों ने उससे जीन को ट्रांसफर करना सीख लिया। लेकिन नेचर ने बैक्टीरिया को क्यों दिया था? एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए। एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए। देखो क्या लिखा, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच एज बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ताकि एंटीबायोटिक का प्रभाव उस पर ना पड़े, ताकि एंटीबायोटिक का प्रभाव उस पर ना पड़े, इसलिए दिया था। बताइए प्लाज्मिड का काम क्या है? एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ने की ताकत देना। राइट? इधर से ये लाइट ऑन कर लीजिए, थोड़ा देरा देरा लग रहा है उधर से। इधर 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 या उधर से होगा? अरे एसी चलवा दें, क्या दिक्कत है? तो बढ़िया, अभी चिल्ड हो जाओगे। हायर क्लासेस में यू विल लर्न, और जो इस बीच बीमार पड़ा वो देखना लंबा निपटेगा। क्योंकि यही तो अभी, यही सर्दी तो बचाने वाली होती है। एकाएक फ्लक्चुएशन। डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए जो होता है, ये जो डीएनए था, कौन सा डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए जो था वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। किसका? फॉरेन डीएनए का। मतलब एक जगह का डीएनए दूसरी जगह के डीएनए में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? तो उसको बोल रहे हैं उससे उससे क्या होगा? बदलाव आ जाएगा। मतलब हम लोग पहले से ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, या कोई भी सेल पहले से ज्यादा एडवांस हो सकती है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। याद करिए, दो तरह के थे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें फॉरेन डीएनए चला गया वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है ना? अगर दो लोगों के डीएनए को जोड़ दिया गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अगर ये डीएनए मैं किसी की सेल में डालने में सक्षम हो गया या सफल हो गया तो उस सेल को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही बात यूज कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास होगी? यूकैरियोट्स के पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास होगी? यूकैरियोट्स के पास। कह रहा है यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का कोई भी सेल ऑर्गेनेली एक को छोड़कर, राइबोसोम को छोड़ के यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है।
मतलब प्रोकैरियोट्स का कोई भी सेल ऑर्गेनेली किसमें नहीं पाया जाता, एक को छोड़ के, कौन सा, राइबोसोम। और इसमें राइबोसोम कौन सा वाला होता है, यूकैरियोट्स में दोनों होता है, 70sv और 80sv। प्रोकैरियोट्स जो है हैव सम टाइम यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, मतलब प्रोकैरियोट्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंक्लूजन। क्या होता है, इंक्लूजन्स। अब देखिए इंक्लूजन बॉडी पूछा जाएगा तो हम जवाब क्या देंगे, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन, और ये कुछ और नहीं है, स्टोरेज बॉडी है, स्टोर कर लेती है, केमिकल्स को स्टोर कर लेती है, जैसे ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, एयर भी स्टोर करती है। जब एयर स्टोर करती है तो बोलते हैं गैस वैक्यूल, ठीक है। और इसमें और क्या होगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये किसके किसके डिफरेंशिएशन से बनता है, सेल मेम्ब्रेन। नाम क्या है, मीजोसोम। मीजोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, एनालोगस की होमोलोगस, एनालोगस का मतलब काम में समान कि ऑरिजिन में समान, ऑरिजिन में सिमिलर कि फंक्शन में सिमिलर। हाँ तो याद रखिएगा, ऑरिजिन में सिमिलर नहीं है, फंक्शन में सिमिलर है। हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनका होता है मीजोसोम, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स की सबसे बड़ी पहचान है, और इनको भी माना जाता है क्या, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, यानी ऐसे फोल्ड होके बनता है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। क्या क्या सीखा आपने प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया आएगा, बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, पीपीएलओ आएगा। कल की बात याद दिला रहा हूं, इसमें 0.1 माइक्रोमीटर होता है, इसमें 0.3 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, क्लियर। और वायरस का साइज होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस बैक्टीरिया से छोटे हैं, इसीलिए बैक्टीरिया की छन्नी से छन जाएगी, ठीक। और ये छोटे होते हैं, देखो ये हमारी सेल से छोटे, हमारी सेल कौन सी है, यूकैरियोट। और जो छोटे होंगे वो तेजी से डिवाइड करेंगे, जो छोटे होते हैं वो तेजी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, तो स्ट्रक्चर सिंपल होने की वजह से तेजी से डिवाइड करते हैं। और इनका शेप और साइज काफी वेरिएबल होता है, फिर भी ये 4 बेसिक शेप में पाए जाते हैं। अगर गोल है तो कोकस, कॉमा शेप है तो विब्रियो, और अगर स्पाइरल है तो स्प्रिलियम, स्पाइरल है तो स्प्रिलियम, और अगर रॉड शेप है तो बेसिलस। बैक्टीरिया किसी भी शेप या फंक्शन का किसी भी शेप में हो या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम। फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेम। जितनी प्रोकैरियोटिक सेल है सब में सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी, एक को छोड़ के। अपवाद बताइए, माइकोप्लाज्मा। इसीलिए माइकोप्लाज्मा का शेप वेरिएबल होता है, इसीलिए उसको पुराने समय में बोलते थे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो अपना शेप बदलता रहता था, ठीक है। अंदर का फ्लूइड वही है जो सभी सेल में होना चाहिए था, यानी इसको क्या बोलेंगे, मेन एरिना। मेन एरिना का मतलब मेन प्लेस। अच्छा किस चीज का मेन प्लेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण ही हम लोग क्या है, जिंदा है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं या लाइफ रिएक्शंस भी कहते हैं। ऐसी एक एट ए टाइम 5000 रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है, और इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं, राइट। और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन चाहिए होती है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, प्रोटीन, एंजाइम। उन प्रोटीन को क्या बुलाएंगे, एंजाइम, एंजाइम या बायो कैटलिस्ट। एंजाइम का दूसरा नाम वो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, एंजाइम के काम करने का ऑर्डर पूछा था, एंजाइम की कैटालिसिस का ऑर्डर बताइए। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड? क्यों अनऑर्गेनाइज्ड बोला गया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अच्छा जो क्रोमोसोम होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1। और किसका बना होगा, सर्कुलर डीएनए की लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। और आपको बताया गया है इसको जीनोमिक डीएनए बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और डीएनए जो साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, वो छोटा वाला जो डीएनए है वो कहलाता है क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम होता है क्या, किसी का डीएनए किसी और की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देना, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी वाले में, रिवीजन में, क्लास 12th में। क्लास 11 जब खत्म होगी तो क्लास 12th पे आएंगे। अब आपको बताया गया कि यहां पर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन में फोल्ड हो जाते हैं। इनफोल्ड को हमने बुलाया मीजोसोम, और कई कई जगह पे ये एक स्पेशल बॉडी बना लेती है। स्पेशल बॉडी का नाम इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट।
सेल एनवलप और उसका मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप यानी सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग है ना, उसको सेल एनवलप कहते हैं, और उसका मॉडिफिकेशन। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या लिखा है, मोस्ट की ऑल, क्योंकि बाकियों में होता ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, केमिकली कॉम्प्लेक्स की सिंपल, केमिकली कॉम्प्लेक्स टाइप का इसमें होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स, और 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर, 1 2 3। तो ये लेयर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, बीच वाली लेयर सेल वॉल कहलाती है, सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो कितनी लेयर हो गई, और तीनों टाइटली बाउंडेड होती है, टाइटली की लूजली, टाइटली बाउंडेड, और 3 लेयर होती है, लिखा हुआ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल इनवलप में 3 लेयर होगा, और तीनों लूजली बॉन्ड होगा कि टाइटली, और सेल इनवलप इस कॉम्प्लेक्स की सिंपल कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। और सबसे बाहर क्या बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाई, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कह रहा वैसे तो तीनों का अपना अपना काम है, वैसे तो इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, पर तीनों का कॉमन काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन लिखा हुआ है देखो, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, मतलब सबका अपना अपना क्लियर काम है, लेकिन जब वो साथ में होती हैं तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। मतलब तीनों का कॉमन काम है क्या, सुरक्षा देना, यानी सेल को सुरक्षा देना, प्रोकैरियोटिक सेल को बचा लेना। बैक्टीरिया को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, किसके आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन। देखिए 2 ग्रुप में बांटा गया है, किसके आधार पे, डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप, सेल एनवलप में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसके आधार पे बांटा गया है। और बांटने के लिए हम लोग स्टेनिंग प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं। अगर ग्राम नाम का स्टेन, क्रिस्टल, यहां पे वो होता है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट एक स्टेन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको रंगते हैं, रंगने के बाद इस रंग को एसीटोन से छुड़ाया जाता है। अगर वो रंग छूट गया तो ग्राम निगेटिव, और रंग अभी भी बना रहा तो ग्राम पॉजिटिव। तो बताइए कौन सा स्टेन, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। वो ग्राम अगर वो छूट गया तो ग्राम निगेटिव होगा, अगर वो मेंटेन रहा तो ग्राम पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, तो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव, और ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया ग्राम, तो क्योंकि ग्राम ने ये प्रोसीजर को अपनाया था। ग्लाइकोकैलिक्स पता है, हर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन यानी बनावट, कंपोजिशन और उसकी मोटाई वेरी करती रहती है। कंपोजिशन वेरी करता है कि थिकनेस वेरी करती है, कि दोनों ही वेरी करते हैं, कंपोजिशन और थिकनेस वेरिएबल होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और उसकी मोटाई यानी थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफर होती है। ये डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में इनका कंपोजिशन भी बदल रहा है और इनकी मोटाई भी बदल रही है। देखिए कुछ बैक्टीरिया में ये कैसे होते हैं, लूज होते हैं, लूज लूज सीथ बना देते हैं, यानी चिपचिपी कवरिंग बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, उनको बोलते हैं स्लाइम लेयर। बताइए अगर बैक्टीरिया में लूज है, लूज और चिपचिपी कवरिंग बना रहे हैं, और पतले हैं, थोड़ी पतली भी, इसमें लिखा नहीं पतला, तो अगर लूज है और पतली लेयर बना रहा है तो क्या बनाएंगे, स्लाइम लेयर। इससे बैक्टीरिया को चिपकने में मदद होती है, बैक्टीरिया को एडेशन करने में मदद होती है। दूसरी, अगर बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो ये लेयर मोटी हो जाती है और बहुत टफ हो जाती है, लूज का उल्टा टफ हो गई, तब इसे स्लाइम का उल्टा बोलेंगे कैप्सूल। बताइए यदि बैक्टीरिया में कैप्सूल है मतलब उसको खतरा है आसपास, इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक मोटी कवरिंग बना ली। आपको याद होगा एक बैक्टीरिया का नाम जिस पर जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और पहला एक्सपेरिमेंट था, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल पहला था, फेल हो गया था। किसने किया था, ग्रिफिथ। किसने किया था, किस बैक्टीरिया पर किया था, निमोनिया वाले पे, याद है ना। और उसके 2 स्ट्रेन लिए थे, आर और एस। आर वाले के चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं था, लेकिन एस वाले के चारों तरफ था, और इसी की वजह से वो वायरुलेंट था और निमोनिया कॉज करता था। याद आया कि नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, ठीक होता है, टफ होता है, उसी को कैप्सूल बोल रहे हैं, उसी को कैप्सूल बोल रहे हैं। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, सेल वॉल का काम होता है शेप देना, सेल को क्या देना, शेप देना। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि कहीं सेल फट ना जाए। ये देखो लिखा है, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग,
एक तो सपोर्ट दे रहा है जिससे ऐसा सिकुड़ ना जाए, सिकुड़ने को कोलैप्स, और फूल के फट ना जाए यानी बस्ट। बताइए सेल वॉल हार्ड होता है कि सॉफ्ट? सेल वॉल हार्ड होता है कि सॉफ्ट? तो शेप देगा कि नहीं देगा? अच्छा शेप देगा, और क्या मजबूती भी देगा। कैसी मजबूती देगा? सेल का शेप जब देगा तो चेंज नहीं होने देगा, सेल के वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देगा। इससे फायदा क्या है? ना तो पानी अंदर जाकर के उसको बस्ट होने देगा, और ना ही पानी बाहर निकलने से सेल कोलैप्स होगी, तो सेल बच जाएगी, उसकी बनावट मेंटेन रहेगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो हमने कौन सी लेयर कंप्लीट कर ली? दो। पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल। अब तीसरी लेयर का नाम क्या था? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया में कहीं भी दिखाई पड़े, सब प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, बिल्कुल सेम होती है, सेम होती है, यानी सेलेक्टिवली परमेबल होगी, और और इंटरेक्ट करती है आउटर वर्ल्ड को। आउटर, कल एक बात बोला था मैंने बोला था सेल क्यों बनी? क्योंकि सेल को आपके बाहर के वातावरण से और अंदर के वातावरण से अलग करना था। अगर आप बाहर के वातावरण से अलग नहीं होते तो आप लिविंग होते ही नहीं। आप कैसे होते? नॉन लिविंग। इसीलिए सेल को लिविंग बनाने के लिए उसको एक चैम्बर में बंद कर दिया गया, और वही चैम्बर सेल कहलाता है, और उसी में हजारों रिएक्शन एट ए टाइम चल रही है, और हर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसीलिए सेल वर्ड आया। समझ में आई बात? तो सेल की अगर ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होगी तो सारे मॉलिक्यूल घुस जाएंगे। अगर सारे मॉलिक्यूल घुस गए तो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट यहां रहेगा। अगर यहां का इन्वायरमेंट यहां जैसा हो जाए तो हम इससे डिफर कैसे होंगे? तो सब कुछ तो नॉन लिविंग ही रहता ना, फिर हम लिविंग बने कैसे होते? हम लिविंग बने इसीलिए क्योंकि हम अलग हो गए, हम नॉन लिविंग से कुछ अलग हो गए, हमारी रिएक्शन नॉन लिविंग रिएक्शन से कुछ डिफरेंट हो गई, और एक विशेष चैम्बर में होने लगी। इसी चैम्बर का नाम आज आप बुलाते हो सेल। ठीक है, तो ये कौन है जो इसको आइसोलेट कर रहा है? कौन है जो इसको आइसोलेट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इसीलिए कैसी है? सेलेक्टिवली परमेबल, और इंटरेक्ट करा रही है आउटर वर्ल्ड को। सेल को इंटरेक्ट कराती है आउटर वर्ल्ड से, केवल जिन चीजों की जरूरत है उनको अलाउ करती है और बाकियों को रोक देती है। तो किसको आने देती है? सेलेक्टेड को कि नॉन सेलेक्टेड को? इसीलिए बोला गया। और मैंने अभी बोला था दुनिया में कहीं भी सेल मेम्ब्रेन हो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल समान होता है। किसके? यूकैरियोट्स के समान होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। अब कह रहा है मॉडिफिकेशन। अब हम लोग मॉडिफिकेशन पे आ गए। कह रहा है एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये सेल है और ये उसकी है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्डेड हो जाती है, ऐसे फोल्डेड हो गई, और फोल्ड होकर के ये कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को बोलते हैं मीजोसोम। और इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? मीजोसोम्स में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फार्मूला है तलब। तलब को हिंदी में तलब ऐसे लिख सकते हैं ना, तलब। तो ता को टी, ला को एल और बा को वी। ठीक, पहला टिब्यूल, ऐसे ट्यूब लाइक होता है उसको बोलते हैं टिब्यूल। फिर दूसरा ऐसे लेमिला, ऐसे लेमिला, चपटे चपटे पॉकेट्स होते हैं उनको लेमिला। और ऐसे गोल गोल बॉडी उसको बोलते हैं वेसिकल। तो देखो 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स, टिब्यूल और लेमिला। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? एक बार पढ़ लीजिए, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहलाते हैं मीजोसोम। और मीजोसोम किसके एक्सटेंशन से बनता है? देखो किसके एक्सटेंशन से बना? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कहां बनता है? अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? इनटू द की आउट द सेल। तो अंदर की तरफ बना है, रटना नहीं है। और ये एक्सटेंशन में 3 चीजें होती हैं। तलब, टी फॉर टिब्यूल, एल फॉर लेमिला, वी फॉर वेसिकल। और इनका काम क्या है? मैं कुछ काम बता रहा हूं। सेल वॉल बनाना पहला काम है, सेल वॉल। दूसरा काम है क्या? एंजाइम को स्टोर करना। तीसरा काम क्या है? हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। चौथा काम है डीएनए रेप्लिकेशन कराना। और रेप्लिकेशन कराने के बाद डीएनए को दोनों डॉटर सेल को आधा आधा दे देना। मतलब जितना डबल किया है वो आधा आधा दे देना। मतलब एक डीएनए था, 2 कर लिया है, एक डीएनए इसको दे दिया, एक डीएनए इसको दे दिया। ये मेन काम है। पहला काम क्या लिखा है? सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला काम बताइए, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा काम डीएनए से डीएनए बनाना। और बना के करेगा क्या? पेरेंट सेल से डॉटर सेल को दे दिया जाएगा। यानी पेरेंट सेल से किसको दे दिया जाएगा? डॉटर सेल को दे दिया जाएगा।
दे ऑल्सो हेल्प्स इन एरियोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा, एरियोबिक बोल रहा हूं जानबूझ के, एनसीईआरटी में सिर्फ रेस्पिरेशन लगा है, लेकिन एरियोबिक होता है तभी तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस बनेगा। फिर आगे सिक्रीशन में भी मदद करेगा, मतलब किस कोई ना कोई चीज स्टोर कर लेगा और जरूरत पड़ने पर उसको निकाल देगा। अच्छा, और अभी आपने देखा था ऐसे ऐसे बनाया था, सरफेस एरिया बढ़ा रहा था कि घटा रहा था? तो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, और एंजाइम को स्टोर कर लेता है, एंजाइम कंटेंट इसमें स्टोर होते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया फास्ट हो सके, ताकि फास्ट हो सके। तो कितने काम थे? पहला काम सेल वॉल बनाना, दूसरा काम डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए बनाने के बाद करेगा क्या? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डॉटर सेल को। और क्या करेगा? और एरियोबिक रेस्पिरेशन करेगा, सिक्रीशन करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया था, और एंजाइम कंटेंट स्टोर कर लेता है ताकि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बढ़ सके। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बीजीए में, बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया में क्या करता है? एक स्पेशल बॉडी बना लेता है, स्पेशल बॉडी, ये भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही है। देखिए इस बैक्टीरिया में क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। ये मेम्ब्रेन एक्सटेंशन यानी ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर के स्पेशल बॉडी बना लेती है, कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और अब इन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, इन्हीं में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बताइए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन क्रोमेटोफोर। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट किसकी पहचान है? यूकैरियोटिक सेल की। और यू में भी प्लांट में कि एनिमल में? तो फिर ये प्लांट तो है नहीं, ये तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? बताया गया उसके लिए एक स्पेशल बॉडी होती है, दिस बॉडी इज नोन एज, ये बॉडी किसके एक्सटेंशन से बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी में क्या स्टोर है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। अच्छा, एक मॉडिफिकेशन था मीजोफिल, दूसरा मॉडिफिकेशन पे आते हैं। हो सकता है कि बैक्टीरिया मोटाइल हो। अगर मोटाइल है तो बैक्टीरिया, अगर मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, तो अगर मोटाइल है तब तो उसमें क्या होगा? एक फिलामेंटस एक्सटेंशन बना देता है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन बना देता है जो सेल वॉल से बाहर आ जाता है। बनता देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है, लेकिन वो बाहर कहां से आ रहा है? सेल वॉल से। अभी उसी एक्सटेंशन को क्या बुलाते हैं? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला किसमें पाया जाता है? मोटाइल वालों में कि नॉन मोटाइल वालों में? बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। क्या कहना चाहता है? कह रहा है, ऐसे कहना चाहता है, बैक्टीरिया में हो सकता है एक फ्लैजिला हो सकता है दोनों एंड पे एक एक हो सकता है चारों तरफ हो, ठीक है ना, और हो सकता है कि किसी एक एंड पर हो बंच में, दूसरे एंड पे हो ही नहीं। तो नंबर भी वेरी कर रहे हैं और अरेंजमेंट भी वेरी कर रहा है। बताइए, नंबर वेरी करते हैं कि अरेंजमेंट वेरी करता है कि दोनों वेरी करता है? दोनों वेरी कर सकता है। और बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 भाग होते हैं। 3 कौन से भाग होते हैं? ये बेस पर जो पाया जाता है बेसल बॉडी, ये जो बेस पर पाया जा रहा है बेसल बॉडी, ये जो ऊपर होता है हुक लाइक होता है, इसको बोलते हैं हुक। और ये जो है बहुत बड़ा वाला लंबा वाला भाग, उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। तो पहला, बीच वाला और सबसे लंबा भाग, देखिए लिखा है लॉन्गेस्ट पोर्शन, ये होता है फ्लैजिला। ये देखिए लिखा होगा कहीं, फिलामेंट। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, ये सबसे लंबा भाग है। और ये कहां से निकला होता है? सेल के सरफेस से निकल के बाहर तक आ जाता है, जैसा कि अभी इस फिगर में आप देख पा रहे थे, सेल के सरफेस से निकल के बाहर तक आ जाता है। तो बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला हो सकते हैं? कितने भी, हमें नहीं पता, वो बैक्टीरिया के नेचर पर डिपेंड करेगा। द नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिएबल, द नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिएबल। अच्छा, कितने भाग होंगे? 3। सबसे बेस वाला भाग, उसके ऊपर वाला हुक लाइक भाग, और उससे जो लंबा धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। और इसमें तो नहीं दिया, लेकिन आप जान लीजिए आगे दिया हुआ है। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन? फ्लैजिलिन। हमारा जो फ्लैजिला है ट्यूबलिन प्रोटीन का बना है। हमारा किसका? इनका किसका? और इनमें होता है 9+0 टाइप, 9+, हमारा कैसा है? 9+2 टाइप, 9+2 टाइप, इनका है 9+0 टाइप। फ्लैजिला के अलावा दो और स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पिली और एक होता है फिम्बरी। एक होता है पिली, एक होता है फिम्बरी, ये भी सरफेस से ही निकलते हैं।
ये भी बैक्टीरिया के सरफेस पर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये कभी मोर्टेलिटी में मदद नहीं करेंगे। क्या ये चलने फिरने में मदद करते हैं? नहीं। देखो पिली लंबा होता है, पिली लंबा होता है, ठीक है, तो ये पिली इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है, मतलब हॉलो, लंबा और हॉलो होता है, ठीक है। और ये स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, नाम नहीं दिया, पिलिन, PILIN, पिलिन। और इसका काम क्या है? बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, यहां से यहां डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए एक पाइप बनानी पड़ती है। ये पाइप कुछ और नहीं है, इसी को बोलते हैं सेक्स पिली। सेक्स पिली एक ट्यूब बनाती है और इसी ट्यूब के द्वारा यहां का डीएनए यहां ट्रांसफर हो जाता है। और ये मोनेरा में लिखा हुआ है कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्चुअली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। वो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं। तो वो है क्या? एक तरह का लग रहा है। देखो मैंने बोला ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब बैक्टीरिया में क्या होगा, पिली जो है, पिली वो पाया जाएगा। और वो कैसा होता है? ट्यूब लाइक या फिर होता है सॉलिड? ट्यूब लाइक होगा कि सॉलिड? ट्यूब लाइक होगा। और आप बताइए किस प्रोटीन का बना होता है? किस प्रोटीन का बना होता है? तो पिलिन प्रोटीन का बना होता है, राइट। और किसमें मदद कर रहा है? किसमें मदद कर रहा है? तो बताया गया वो मदद करेगा रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल की एसेक्सुअल। लेकिन फील कैसा होता है? फील, हाँ फील हो रहा है कि सेक्सुअल है, पर है कैसा? एसेक्सुअल। बिल्कुल क्लियर। आगे चलिए। फिम्बरी, फिम्बरी पिली की तुलना में कैसे होते हैं? छोटे। तो फिम्बरी छोटे होते हैं कि बड़े? छोटे होते हैं। किसकी तुलना में? पिली की तुलना में। और ब्रश जैसे होते हैं, देखो जैसे ये है, यहां से निकला है, अब निकलने के बाद ये क्या होगा? ब्रश जैसा होगा, जैसे ब्रश होती है ना, उसकी तरह होगा। और ब्रश, अगर कहीं पे ब्रश है, ठीक है, तो ये उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि कम होगा? और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो चिपकने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? चिपकने में मदद करेगा। तो देखिए क्या लिखा है, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रेसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट द सेल, यानी सेल से बाहर निकल जाता है। क्लियर? इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक और विद द होस्ट टिश्यू। यानी ये जो फिम्बरी है, ठीक है, ये ब्रश जैसा होता है और या तो चट्टानों से चिपकने में मदद करेगा, और या फिर कहां मदद करेगा? या फिर मदद करेगा, बताइए, होस्ट के टिश्यू से चिपकने में मदद करेगा। क्लियर? अब आगे, अब राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो है वो कैसा होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है, इसीलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोकैरियोट्स में होता है कि यूकैरियोट्स में, कि दोनों में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है कि यूकैरियोट्स में, कि दोनों में होता है? तो दोनों में होता है। आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका होता है, मतलब ये जो सेल है और इसके यहां से चिपका होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से अटैच होता है, याद रखिएगा। और इसका डायमेंशन पूछा जाता है 15 इंटू 20 नैनोमीटर, 15 इंटू 20 नैनोमीटर। तो राइबोसोम कौन सा वाला होगा? 70s टाइप होगा कि 80s टाइप होगा? 70s टाइप होगा कि 80s टाइप होगा? राइट। और इसका डायमेंशन कितना होता है? 15 इंटू 20 नैनोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे डाटा एनसीईआरटी में किसमें दिए हुए हैं? माइक्रोमीटर। सिर्फ दो डाटा ऐसा दिया हुआ है जो नैनोमीटर है। पहला राइबोसोम का डायमेंशन, और दूसरा पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वो कितनी होती पेरी न्यूक्लियर स्पेस? 10 से 50 नैनोमीटर। चेक करिए जरा, चेक करिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर होती है, 10 से 50 नैनोमीटर होती है। क्लियर? अब देखो कोई भी राइबोसोम है, कोई भी राइबोसोम है, उसमें दो भाग जरूर होते हैं, एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल यूनिट। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो दोनों यूनिट आपस में क्या कर जाती है? जुड़ जाती है। दोनों यूनिट आपस में जुड़कर प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेते हैं। याद आया कि नहीं आया? कौन सा आयन है जो दोनों को जोड़ेगा? मैं ऐसे कहता हूं, कौन सा आयन है जो दोनों को मिलाएगा? मिलाएगा,
यानी मिलाएगा मतलब क्या याद रहेगा, Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस। देखो एक है 50s और एक है 30। अभी मैं यू कैरियोट वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रो कैरियोट वाला पढ़ा रहा हूं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 60 और 40, 60 और 40 जो है वो 80s बनाएगा, लेकिन ये है 70s वाला। 70s में दो भाग होते हैं, एक होता है 50 और एक होता है 30। विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर तो क्या बना लेगा 70s, दोनों मिलके क्या बनाएगा 70s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का होता है, जो कि हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s से छोटा होता है, आगे लिखा है एनसीईआरटी में। फिर राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री। बहुत सारे राइबोसोम्स जब सिंगल एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बहुत सारे राइबोसोम, ये रहा एक सिंगल एमआरएनए और बहुत सारे राइबोसोम उससे जुड़ गए तो एक मोतियों की माला बन जाती है, और उस मोतियों की माला को बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। बताइए कितने धागा, एक धागे का नाम क्या है एमआरएनए, और कितनी राइबोसोम सेवरल, सेवरल, ठीक है, सेवरल राइबोसोम और एक धागा मिल करके एक चेन बना लेते हैं, चेन का नाम होता है पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम। और याद रखिएगा ये वर्ड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, एमआरएनए से क्या बना लेना, एमआरएनए से क्या बना लेना, डीएनए से डीएनए बनाने को क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए बनाने को क्या बोलते हैं, वो भी नहीं नहीं नहीं, आरएनए से आरएनए वो भी रेप्लिकेशन। अब डीएनए से आरएनए बना लेने को, आरएनए से डीएनए बना लेने को, अच्छा और एमआरएनए से प्रोटीन बना लेने को, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो कुछ देर पहले हम लोग ने बात की थी इंक्लूजन बॉडी की, इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये रिजर्व मटेरियल होती है, रिजर्व मटेरियल समझते हो ना, अरे भंडार ग्रह, भंडार ग्रह है ये, सेल का सब कुछ यहीं पे स्टोर होता है, सेल का सारा मटेरियल यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, यानी इंक्लूजन बॉडी वो संरचना है जो साइटोप्लाज्म में स्टोर करेगी किसको, भोजन को, किसके भोजन को, प्रोकैरियोटिक सेल को, और इसके भी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड की नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड कह रहा है कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, और लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, फ्री यानी साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, फ्री का मतलब हो गया इधर उधर बिखरे रहते हैं, मतलब इस कोई रिएक्शन नहीं करते, जैसे फास्फेट वाले ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक। फास्फेट स्टोर किया तो फास्फोरस वाला ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन स्टोर किया तो ग्लाइकोजन वाले ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। अगर इन्होंने साइनोफाइसियन स्टार्च स्टोर कर लिया तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, अगर इन्होंने एयर स्टोर कर लिया या गैस स्टोर कर लिया तो क्या बोलते हैं गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। और कहां पाया जाता है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल पाया जाता है ब्लू ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन यानी कि साइनोबैक्टीरिया, और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ध्यान देने की बात है, तीन एग्जांपल दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तीनों ही कैसे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तीनों ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा, तीनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल की विशेषता बताएं, देखो ये है यूकैरियोटिक सेल, क्या खास बात नजर आ रही है, जरा देखने की बात है, क्या खास बात नजर आ रही है कि अब चैम्बर ही चैम्बर है, अभी तक अंदर कोई चैम्बर नहीं था, अब देखो ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, चैम्बर ही चैम्बर है, मतलब ढेर सारे कंपार्टमेंट्स बन गए, और कंपार्टमेंट बनने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो जाता है मेम्ब्रेन को, अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाए जाने लगे, अभी तक नहीं पाए जा रहे थे, अब पाए जाने लगे, ये देखो इसमें भी वही है, चैम्बर चैम्बर बन गए, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोट, कंपार्टमेंट का बनना किसका यूनिक कैरेक्टर है। अच्छा और आपको बता दूं कंपार्टमेंट बनाने
के लिए मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली जिम्मेदार है। मेम्ब्रेन वाला कि नॉन मेम्ब्रेनस? मेम्ब्रेन वाला। क्लियर? पढ़ के देखिएगा जरा। यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती कि छोटी? बड़ी होगी। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में आएगा क्या? चारों किंगडम आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। चार किंगडम आ गए। पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी, तीसरा एनिमेलिया, चौथा फंजाई। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये देखो, कह रहा है बहुत विशेष तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब अंदर चैम्बर ही चैम्बर बन गए। चैम्बर बने कहां? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, किसकी वजह से बने? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली की वजह से कंपार्टमेंट बनना यहां पे देखा गया। क्लियर? और एक दूसरी विशेषता क्या थी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गई। ये यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, इसका मतलब उसमें क्या पाई जाने लगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, कह रहा साथ ही उसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बन गया, मतलब 9+2 टाइप। और क्यों बोला है कॉम्प्लेक्स? फ्लैजिला के साथ साथ सीलिया भी आ गया। फ्लैजिला के साथ साथ, तो देखो दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। पहले चलने फिरने के लिए केवल फ्लैजिला था, अब फ्लैजिला के साथ साथ सीलिया भी आ गया। और पहले 9+0 व्यवस्था थी, अब 9+2। और पहले फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना था, अब की बार ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन ज्यादा एडवांस है, 9+2 की 9+0? अच्छा, अब समस्या ये है, एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? इतने सारे कंपार्टमेंट हैं, तो हो सकता है ये इससे टकरा जाए, ये इससे टकरा जाए, ये इससे टकरा जाए। अब जब सब टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेल का एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? वो ना टकराएं इसके लिए क्या होता है? सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट, जैसे स्पेस शिप में जब जाते हैं तो पता है सीट बेल्ट लगा लेते हैं, वहां तो वैसे ही ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी ना होने के कारण वहां पानी भी तैरता है। तो आपने देखा होगा सोते समय वो लोग बेल्ट लगा लेते हैं पूरा, यहां भी बेल्ट लगाते, इधर भी बेल्ट लगाते, इधर भी बेल्ट लगाते, इधर भी बेल्ट लगाते, तब वो सोते हैं। ठीक है ना? वरना वो पता है उड़ गए स्पेस में, है ना? बिल्कुल पानी भी लिक्विड की तरह तैरता रहता है। तो वैसे ही इनको भी बांधना पड़ेगा सीट बेल्ट से, और इन सीट बेल्ट का नाम बता देते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या नाम है? स्केलेटन। तो ये इसको सहारा भी देते हैं, सेल का शेप भी मेंटेन करते हैं, और अदर एक्टिविटीज भी मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा। देखो क्या लिखा है, ये साइटोस्केलेटन भी पाया जाएगा। और जेनेटिक मटेरियल किसमें ऑर्गेनाइज्ड हो गया? क्रोमोसोम की क्रोमोसोम्स। पहले क्या लिखा था? सिंगल क्रोमोसोम, अब क्या लिखा है? क्रोमोसोम्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सब आइडेंटिकल नहीं होती, लेकिन यहीं पे याद दिलाऊंगा, प्रोकैरियोटिक सेल सब आइडेंटिकल थी। प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर नहीं होती है, वेरी करती रहती है। आप फंजाई और प्लांट को ही तुलना कर लो, जमीन आसमान का फर्क है। आप प्लांट और एनिमल का ही तुलना कर लो, बहुत सारा फर्क है। ठीक है ना? आप हम लोगों का और प्रोटिस्टा का तुलना कर लो तो भी बहुत फर्क है। यानी कि प्लांट, ये यूकैरियोटिक सेल कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती है। प्लांट और एनिमल को ही देख लो कितना डिफरेंस है। कह रहा है इसमें देख लो, पहला डिफरेंस सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। प्लांट में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह, लेकिन हम लोगों में नहीं होता। प्लांट में लार्ज वैक्यूल होती है, हम लोग में नहीं होती, लिखा हुआ है, एब्सेंट है ये तीनों चीजें एनिमल सेल में। बताइए प्लांट में क्या पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, जो कि हम लोगों में नहीं होता। कहता है हमारे पास भी एक ऐसी चीज है जो उनमें नहीं होता। क्या है हमारे पास? ये सेंट्रियोल। अच्छा, जिस बॉडी में होता है, कल उसका नाम बताया था, सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। ठीक है? और कह रहा है वो कहां पे प्रेजेंट है? एनिमल सेल में। लिखा है ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल while which is absent in almost all the plant cell। सभी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सभी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अच्छा, अंतर क्या है दोनों में? एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या अंतर है? इस फिगर से ही देखिए, दिख जाएगा। पहला अंतर, इसमें सेल वॉल पाई जा रही है,
इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं दिख रही है। देखो कहीं दिख रही है? इसमें बड़ा सा वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल नहीं होता। बताइए, सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल फाउंड इन, किसमें नहीं होता? एनिमल सेल में नहीं होता, राइट? एनिमल सेल में नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। इसमें देखो सेंट्रियोल होगा, जो कि प्लांट सेल में नहीं होगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें ज्यादा होनी चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें ज्यादा होती है? एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्टिव सेल है, और ये उतनी एक्टिव सेल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनएक्टिव है, ये उतनी एक्टिव नहीं है जितना लोड हमारे ऊपर है। क्या उतना लोड प्लांट पे है? नहीं। अच्छा, फिर बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसीलिए लंबा भी है और नंबर में भी ज्यादा है। क्लियर? और अंतर बताइए। यहां स्टोर्ड मटेरियल है स्टार्च, और यहां का स्टोर्ड मटेरियल है ग्लाइकोजन। यहां स्टोर्ड मटेरियल है स्टार्च, यहां है ग्लाइकोजन। क्लियर है? ये मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और है, यहां मिडिल लेमिला होगी, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, ये देखो ये लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा है, इनमें नहीं होता। और इनमें माइक्रोविली होती है, जो कि प्लांट में कभी नहीं होती। बताइए, माइक्रोविली किसका लक्षण है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जो कि एनिमल सेल का करेक्टर है, प्लांट में कभी नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो वही कह रहा था आपने देखा कि दोनों सेल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। देखो, पहले एनसीईआरटी ने सेल मेम्ब्रेन दिया है। क्यों दिया सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दुनिया के सारे सेल में पाया जाता है, कॉमन है, इसीलिए वो दिया है इन्होंने। क्या लिखा हुआ है? डिटेल स्ट्रक्चर इसका कब खोजा गया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एडवेंट का मतलब समझ रहे हैं? खोज। किसकी खोज के बाद ये खोजा गया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किस सन में? 1950। 1950 पे। केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन। केमिकल स्टडीज जब हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन पे करी, तो उसमें हमने कौन सी सेल सेलेक्ट करी? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट भी लिख सकता है। और कह रहा है तब जाके साइंटिस्ट को इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चला। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तब तक हमने केमिकल स्टडी नहीं कर पाए। और जब कर लिया, मीनवाइल का मतलब उस समय जब हमने केमिकल स्टडी किया इस पे, तो स्पेशली कौन सी सेल को सेलेक्ट किया? हमने हमारे आरबीसी को सेलेक्ट किया। कल आरबीसी का डायमीटर बताया था, आरबीसी का लाइफ स्पैन भी बताया था, 120 डेज यानी 4 मंथ। और आरबीसी को दफनाया कहां गया था? आरबीसी को दफनाया कहां गया था? हाँ, तो याद रखिएगा। क्या पता चला कि कितने केमिकल होते हैं? 2, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। मेजर लिपिड का नाम क्या है? फास्फोलिपिड। मेजर लिपिड का नाम है फास्फोलिपिड। बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में इसका नाम भी दिया है, लेसेथिन। ये जाके देखिए, लेसेथिन। बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में नाम लिखा है लेसेथिन। पढ़ाएंगे दोबारा, हम याद दिला रहे हैं खाली। बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने कंपोनेंट की बनी होती है? 2। एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। एक होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है? और कितनी लेयर होती है? जरा इधर फिगर को देखो, ये 2 लेयर होती है। लिपिड की 2 लेयर होती है। ये एक लेयर ऐसे और दूसरी लेयर ऐसे, उल्टा। ये देखो ऐसे, आमने सामने। तो क्या बोलेंगे इन्हें? लिपिड किस तरह से प्रेजेंट है? बाई लेयर। और कह रहा कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि इसका हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ। हेड क्या है? आउटवर्ड की इनवर्ड, और टेल क्या है? इनवर्ड। हेड है आउटवर्ड और टेल है इनवर्ड। और हेड है वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक, और टेल है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। बताओ हेड कैसा है, पोलर की नॉन पोलर? वाटर लविंग की वाटर हेटिंग? ये बताइए, वाटर हेटिंग यानी नॉन पोलर। नॉन पोलर। और ये 2 लेयर के रूप में बाई लेयर बोलेंगे। पढ़ के देखते जाइए। लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन
विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। बताओ पोलर हेड किस तरफ था? बाहर की तरफ। और कैसा था? वो हाइड्रोफोबिक था। टेल के लिए क्या लिखा है? हेड होता है वाटर लविंग और टेल होता है वाटर हीटिंग, यानी हाइड्रोफोबिक। और किस तरफ था? इनर साइड पे था। और कह रहा है नॉन पोलर टेल पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ था। नॉन पोलर टेल पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ था। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भीगने से बचाता है, वरना आप नहा रहे होते तो सारा पानी अंदर, पता लगा आप फूल के निकल रहे हैं, है ना। अगर पानी अंदर चला जाता तो फिर क्या हो जाता? फिर हमारी सेल फूल जाती। पता लगा नहा गया है तो पता लगा अच्छा आज तो सर नहाए हैं, फूल फूल के कुत्ता हुए, है ना। और नहीं नहाए होते तो सूख के छुआड़ा हो जाते, है ना। आगे, इन एडिशन फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो कह रहा है इसके अलावा एक और लिपिड होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड के अलावा और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, बाद में ये पता चला, बाद में क्लियरली पता चला, क्या पता चला? कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होता है और साथ ही क्या होता है, मतलब पहले पता चला कि लिपिड और प्रोटीन होती है, बाद में पता चला सिर्फ प्रोटीन ही नहीं कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और हर सेल में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, हर सेल में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो सेम होता है कि वेरिएबल होता है? तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरिएबल और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में होता है, मतलब वेरी करता रहता है डिफरेंट टाइप के सेल में। बताओ हमारी आरबीसी में जो रेशियो है वो डब्ल्यूबीसी में नहीं होगा, जो डब्ल्यूबीसी में है वो त्वचा की सेल में नहीं होगा, जो त्वचा की सेल में है वो बाल की सेल में नहीं होगा, जो बाल की सेल में है वो जीआईटी की सेल में नहीं होगा। मतलब हर जगह सेल बदलने पर जो रेशियो है दोनों का वो बदल जाता है। ह्यूमन बीइंग में जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की, उसमें प्रोटीन था 52% और लिपिड होता है 40%, लिपिड होता है 40%। तो ये कितना है? और ये है 40%। अच्छा बाकी का 8% क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यानी तीनों का रेशियो वेरी करता है। कहना ये चाहता है इसका रेशियो वेरी करेगा तो तीसरे का भी तो रेशियो वेरी किया। हमने कहा 3 लोग हैं, हर बार इनका बंटवारा बदल जा रहा है, तो सिर्फ ए पर्सन का बंटवारा बदलेगा, बी का बदलेगा कि ए बी सी तीनों का बदल जाएगा? तीनों का बदलेगा ना, तो तीनों का बदल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब प्रोटीन को निकालने के आधार पे, प्रोटीन को निकालने के आधार पे 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक जो धसी हुई है इंटीग्रल और एक जो बाहर की तरफ है पेरिफेरल। पेरिफेरल वो है जो आसानी से अलग हो जाती है, ये देखिए पेरिफेरल वो है ये वाली जिसको खींच लो आसानी से अलग हो जाएगी ये। और एक ऐसी है जो धसी हुई है, या तो पार्सली धसी रहती है या टोटली, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। या तो पार्सली धसी है या तो टोटली धसी है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या लिखा हुआ है? पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर होती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन पार्सली या टोटली धसी रहती है। और ये देखो ये लिपिड, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, और ये प्रोटीन धसी हुई है, प्रोटीन धसी हुई है। और एक मॉडल दिया गया, इंप्रूव्ड मॉडल। कौन सा मॉडल दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया गया? अच्छा, और उसे किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू क्वासी फ्लूइड नेचर, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है। क्वासी फ्लूइड समझते हो? सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल, अर्ध तरल। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? अर्ध तरल नेचर का है। और इसकी वजह से लेटरल मूवमेंट हो रहा है। कौन? प्रोटीन। देखो मेरी बात समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है, ठीक है, हेड टेल, फिर टेल हेड, ऐसे है, पूरी बाई लेयर है। अब इसी में ये प्रोटीन है, ये धसी हुई है,
अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड है, कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तरल की तरह काम करती है, तो जरा सोचो किसी तरल पदार्थ में कोई सॉलिड चीज डाल दो जो तैर सकती है, जैसे प्लास्टिक की बॉल। अब बताओ प्लास्टिक की बॉल ऐसे ऐसे तैरेगी ना? तो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन ऐसे तैरेगी, और ऐसे तैरेगी तो कौन सा मूवमेंट होगा? लेटरल मूवमेंट। क्या लिखा है? सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से किसको लेटरल मूवमेंट मिला? प्रोटीन को। कहां मिला? बाइलेयर में। और इसी एबिलिटी को बोला जाता है फ्लूइडिटी। इसी एबिलिटी को बोलते हैं तरलता, यानी फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी होने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, जैसे सेल क्या कर सकती है? ग्रोथ। और क्या कर सकती है? जंक्शन बना सकती है, इंटरसेलुलर जंक्शन। और क्या? सिक्रीशन। और क्या? एंडोसाइटोसिस। और क्या? सेल डिवीजन। तो इतने सारे काम ये कर सकता है। इतने सारे काम ये कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? फ्लूइडिटी का मतलब लचीलापन। बताओ सेल लचीला है, इससे क्या होगा? ग्रोथ हुई ना, सेल की ग्रोथ होगी। अच्छा, सेल के अंदर कोई चीज आ सकती है, अगर लचीलापन है तो आने देगा, लचीलापन है तो जाने भी देगा। सेल एक भाग से दो भागों में टूट सकती है, यानी सेल डिवीजन कर सकती है। दो सेल के बीच में जंक्शन बन सकता है। अच्छा, अगर सोचो जरा, ये सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। अगर ये लचीली नहीं होती तो क्या जंक्शन बना सकती थी? तो जंक्शन बनाने के लिए लचीलापन होना बहुत जरूरी था। अब आगे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सेल मॉलिक्यूल को, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर ले जा सकती है और बाहर भी ले जा सकती है। याद करिए, नर्वस सिस्टम अभी पढ़ा था, क्या बोला था? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम को भी ले जा सकती है, पोटेशियम को भी ले जा सकती है, कैल्शियम को भी ले जा सकती थी, लेकिन कैल्शियम वाला गेट सोडियम को नहीं ले जाएगा, सोडियम वाला पोटेशियम को नहीं ले जाएगा, पोटेशियम वाला कैल्शियम को नहीं ले जाएगा। स्पेसिफिक होते कि नॉन स्पेसिफिक? क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट, का मतलब आर पार ले जाना, मॉलिक्यूल को आर पार ले जाना। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल है, तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ले जाएगी। देखो, अगर ले जाते समय कोई ऊर्जा खर्च नहीं किया तो इसे क्या बोलेंगे? पैसिव। और अगर ऊर्जा खर्च कर दिया तो एक्टिव। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं किया तो क्या बोलेंगे? और अगर एनर्जी लॉस कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, देखो यहां पे एनर्जी लॉस नहीं किया। जैसे क्या कह रहा है एनसीईआरटी, सुनो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये विशेष मॉलिक्यूल्स को, मान लो सोडियम को, पोटेशियम को, या ग्लूकोज को, या क्लोराइड आयन को, या प्रोटीन को, ठीक है ना, ये इधर उधर ले जा सकता है, इधर उधर ले जा सकता है। अब ले जाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, कुछ ना कुछ जगह होगी, ऐसे कहीं से भी कोई चीज नहीं घुस जाती है। आप भी इस हॉल में ऐसा नहीं होगा कि हाँ दीवार तोड़ के प्रकट हो गए, है ना? आप भी एक गेटवे से आए हो, एक गेटवे है, आप भी उसी से आए हो, उसी से आप जाओगे। ये तो है नहीं दीवार तोड़ के पड़ोसी के घर से घुस के रोड पे आ गए, सुपरमैन बन गए, है ना? तो इसका मतलब इसके लिए भी कुछ ना कुछ गेट होते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हो आप? लिपिड वाला है और लिपिड से ही आ रहा है। अगर ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, सुन लीजिए, बहुत समझने की बात है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? लिपिड की। ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। सेम है कि अलग अलग? तो आने देगी कि नहीं आने देगी? आने देगी। अगर आने दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट चली आएगी, किसी गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसे एनसीईआरटी ने बोला है न्यूट्रल सॉल्यूट्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जरा पढ़ के देखिए क्या बोला है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स। न्यूट्रल का मतलब लिपिड का लिपिड में, न्यूट्रल सॉल्यूट्स यानी लिपिड सॉल्युबल। ये मूव कर जाएंगे कहां पर? मेम्ब्रेन से। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन हमेशा होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी। कोई भी चीज बस अधिक सांद्रता से कहां चली जाएगी? कम सांद्रता की तरफ। कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी, किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी। पानी का भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं।
पानी के डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, ये लिखा है। और ये भी हायर से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी क्या, इसके लिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये भी हायर टू लोअर, ये भी हायर टू लोअर, इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, लेकिन इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, उसका नाम है एक्वापोरिन। कौन सी प्रोटीन, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी नाम पूछा अभी भी जा सकता है। अब कह रहा पोलर मॉलिक्यूल, अच्छा पोलर क्या होते हैं, पानी में घुलनशील। पानी पोलर है कि नॉन पोलर, पानी पोलर है कि नॉन पोलर, जो चीजों को आयोनाइज कर दे पोलर होगा ना। तो बताओ पोलर मॉलिक्यूल ये पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि लिपिड है नॉन पोलर। कह रहा है अगर मॉलिक्यूल पोलर है यानी पानी में घुलनशील, आप समझिए अभी तक लिपिड कैसी थी, वो मेम्ब्रेन कैसी थी लिपिड की, मॉलिक्यूल भी कैसा था, तो सेम था कि डिफरेंट डिफरेंट। अब मेम्ब्रेन तो वही है लिपिड वाली, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये पानी में घुलनशील है। अब बताओ ये है फैट का और ये पानी में घुलनशील, क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे कि स्पेशल प्रोटीन चाहिए, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन चाहिए और ये काम को आसान बना देगी, काम को आसान बना देगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा अब एक चीज और है, कुछ मॉलिक्यूल उल्टी दिशा में जाने की आवश्यकता होती है। मतलब उल्टी दिशा का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि अभी अभी नर्वस सिस्टम आपने रिसेंटली रिवाइज किया था, इधर देखो सोडियम कहां की चीज है, बाहर की, पोटेशियम कहां की चीज है, लेकिन ये जनरली कहां घुसने की कोशिश करता है, ये जनरली कहां, बाहर। अब बताओ गलत जगह चले गए ना, अगर गलत जगह चले गए तो एक पंप था सोडियम पोटेशियम पंप, वो कितने सोडियम को पकड़ेगा अंदर से, 3, और कहां छोड़ाएगा, और 2 पोटेशियम को पकड़ेगा बाहर से कहां छोड़ाएगा, यानी चीजें कहां से कहां गई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी, लिखा हुआ है एटीपी यूज हो जाएगी और नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कह रहा है कि सेल वॉल पे आ गया है। अच्छा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई जो सब में पाई जाती थी, सेल वॉल सब में नहीं होती। क्या सेल वॉल सब में होती है, नहीं, सेल वॉल सब में नहीं होती, ठीक है, केवल और केवल प्लांट में होती है, फंजाई में होती है और सम प्रोटिस्ट में होती है। याद आया कि नहीं आया, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजिड होती सेल वॉल और आउटर कवरिंग बनाती है, किसके चारों तरफ की कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहां पाई जाती है, फंजाई में और प्लांट में। अच्छा प्रोटिस्टा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टा बीच में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए नहीं रखा है, वैसे सम प्रोटिस्ट होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स द शेप, ये बात पहले कह चुके थे, सेल वॉल शेप देता था, और ये भी कह चुके थे कि सेल वॉल प्रोटेक्ट करता था, किससे, इंजरी से या इंफेक्शन से, या तो मुझे चोट से बचना है या तो मुझे बैक्टीरिया और वायरस से बचना है या फंजाई से बचना है। बताइए तो क्या लिखा है, ये सिर्फ शेप ही नहीं देती बल्कि सुरक्षा भी देती है, किसको, कहां से, मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है। ये बात समझ में नहीं आई, देखो दो प्लांट की ये 2 सेल है, इनके बीच में एक छेद होता है या एक ब्रिज होता है, इस ब्रिज को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप बताओ इसका साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, इससे क्या होगा, इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इस सेल ने कहा थोड़ा पानी ट्रांसफर करो, इसने दे दिया, जब इसके पास पानी आया इसने लौटा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। बताओ सेल टू सेल इंटरेक्शन कौन सा पॉइंट पे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। और सेल मेम्ब्रेन बैरियर की तरह भी काम करती है, बैरियर की तरह का मतलब हो गया हर किसी को घुसने से रोकेगी, हर किसी को घुसने से रोकेगी, स्पेशली किसको, मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को रोकेगी। क्या लिखा हुआ है, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को जाने से रोकेगी। कभी किसी सेल से प्रोटीन नहीं निकलेगा,
कभी डीएनए नहीं निकलेगा, कभी आरएनए नहीं निकलेगा, कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं निकलेगा। क्यों? अगर निकल गया तो सेल की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, फिर वो सेल रही कहां गई, वो तो फिर नॉन लिविंग चीज हो जाएगी। अच्छा, सेल वॉल कहां होती है? प्लांट में होती है ना। सबसे लोअर प्लांट का नाम, सबसे लोअर प्लांट का नाम अब तो सभी लोग जानते होंगे। सबसे लोअर प्लांट का नाम, एल्गी की कितनी क्लास होती है? 3। अरे एल्गी की कितनी क्लास होती? 3। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। नहीं होती। तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मेनली सेलुलोज होता है, लेकिन गैलेक्टन्स, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। गैलेक्टन्स, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, याद रखिएगा। जबकि दूसरे पौधों में, दूसरे का मतलब एल्गी को छोड़ के सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। बताइए एल्गी की पूछा जाएगा तो 4 केमिकल। पहला बताइए सेलुलोज, दूसरा गैलेक्टन्स, तीसरा मैनन, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि अदर प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन ये हो जाएगा। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। कह रहा है कि जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल की, वो प्राइमरी होती। मतलब क्या बोला गया, इधर देखो, मान लो ये सेल वॉल बनी, ये सेल वॉल अभी अभी बनी है, तो इसको प्राइमरी बोलोगे कि सेकेंडरी? और आपको पता है प्राइमरी वॉल पतली होती है, प्राइमरी वॉल पतली होती है और सेकेंडरी वॉल मोटी होती है। तो पहले प्राइमरी बनती कि पहले सेकेंडरी? पहले आप लोग प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे कि सेकेंडरी? है ना, बोलते नहीं थे प्राइमरी में पढ़ते हैं, बोलते नहीं थे प्राइमरी में पढ़ते हैं, है ना। तो प्राइमरी वॉल पतली की मोटी, लचीली की सख्त, लचीली, कैपेबल ऑफ ग्रोथ की इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब वृद्धि करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ये बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है यंग प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल पहले बनती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ करती है और पतली होती है, ये मैं कह दे रहा हूं, ठीक है। और कह रहा है जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, जैसे जैसे यंग से मैच्योर होगी तो एक नई वाल बन जाएगी सेकेंडरी। अब सवाल ये उठता है नई वाल बाहर बनेगी कि नई वाल अंदर बनेगी? तो नई वाल बनेगी अंदर। अरे पड़ोसी के घर में जाके बनाओगे क्या? अपने घर में आप नई चीजें बना सकते हो, पड़ोसी घर में थोड़ा चले जाओगे। तो ये पड़ोसी का रेंज है, आपका रेंज यहीं पे खत्म है। तो अंदर बनेगी कि बाहर बनेगी? मतलब टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स द मिडिल लेमिला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड हो जाएगी कहां? इनर साइड, मतलब टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइड ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम घर में अपने कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं तो हम अपनी दीवार में कर सकते हैं, पड़ोसी के घर पे क्यों करेंगे? वो तो उसकी दीवार अच्छी हो जाएगी। सही है कि नहीं है? हमने कहा हमें व्हाइट वॉश कराना है, पता लगा पड़ोसी जी के करवा दिया। आगे अब देखिए, कह रहा है 2 सेल है, मान लो एक सेल ये थी, एक सेल ये थी, एक प्लांट सेल ये, एक प्लांट सेल ये। अब दोनों के बीच में गैप होगा, इस गैप में सीमेंट भर जाता है, सीमेंट भर जाता है ताकि दोनों सेल लॉक हो जाए, ताकि दोनों सेल लॉक हो जाए। और इस सीमेंट का नाम है मिडिल लैमिला। क्या नाम है बताओ? 2 प्लांट सेल के बीच में एक सीमेंट भरा होता है, सीमेंट का नाम क्या है? मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला बनी होती कैल्शियम पैक्टेट की। ये मिडिल लैमिला इज ए लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, और ये 2 सेल को जोड़ रही है, या तो होल्ड कर दे रही है या तो जोड़ रही। अरे सीमेंट बोला था कि नहीं? सीमेंट का काम क्या है? 2 चीजों को जोड़ देना, या तो जोड़ेगी और या तो होल्ड कर देगी। और किस केमिकल की बनी होती? कैल्शियम पैक्टेट की। और 2 नेबरिंग सेल को जोड़ देती है, यानी 2 पड़ोस की सेल को जोड़ देती है। और कह रहा है इसका सेल वॉल ये रहा, इसका सेल वॉल ये रहा, दोनों के बीच में एक ऐसे ब्रिज बन जाता है। इस ब्रिज को हमने डेस्मेटा बोला था। और प्लाज्मोडेस्मेटा का काम होता है दोनों नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर लेना, दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर देना। तो एक बार जल्दी से ये वाला रिवाइज करा दे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, जबकि सेल वॉल लिविंग नहीं,
नॉन लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, और सेल वॉल इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल जबकि सेल वॉल इज रिजिड। सेल वॉल रिजिड होता है। अच्छा, सेल वॉल प्लांट में होता है कि फंजाई में कि दोनों में? लेकिन सेलुलोजिक अगर वर्ड लिखा हो तो प्लांट, और काइटिनस लिखा हो तो फंजाई। अच्छा, सेल सिर्फ शेप नहीं देता, सेल को सिर्फ शेप ही नहीं देता बल्कि सेल को सुरक्षा भी देता है। किससे? मैकेनिकल डैमेज और इंजरी, मैकेनिकल डैमेज और इंजरी से भी बचाता है। अच्छा, और क्या करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है। और क्या करता है? अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को निकलने से रोकता है, वरना डीएनए निकल जाएगा सेल से, आरएनए निकल जाएगा, पॉली सेक्राइड ये सब निकल जाएगा। एल्गी में 4 केमिकल होते हैं, नाम कई बार पूछा गया है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट में फिर 4 केमिकल, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन और प्रोटीन। अच्छा, जब पौधा यंग होता है तो कौन सी वॉल बनती है? पतली की मोटी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ की इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ, फ्लेक्सिबल की रिजिड? फ्लेक्सिबल। लेकिन जैसे जैसे सेल पुरानी होती चली जाती है तो उसमें अंदर की तरफ एक नई लेयर बन गई, नई लेयर का नाम सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी के बाद अंदर बनी कि बाहर बनी? अंदर बनी। लेकिन ये नेचर में जस्ट उल्टी होती है, ये पतली की बजाय और लचीली की बजाय सख्त। लचीली का उल्टा होता है सख्त, रिजिड, रिजिड। और ये आउटर साइड बनाता है, ये इनर साइड बनता है। क्लियर? अच्छा, दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देना, दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देना। एक वर्ड आ रहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ईएमएस, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है? देखो, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेली होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बहुत से मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेली होते हैं, कुछ में एक मेम्ब्रेन होती है तो कुछ में, बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ, बाकियों में एक एक। फिर से सुन लो, 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनमें 2 मेम्ब्रेन होती है। फार्मूला है या तो एमएनसी याद करो या एनएमसी याद करो, है ना? एमएनसी याद कर लो, मल्टीनेशनल कंपनी, या तो एनएमसी आपका जो सारे वो मैसेज देता है, कौन देता है? हाँ, नेशनल मेडिकल काउंसिल। या तो एनएमसी याद करो या तो एमएनसी याद करो, जो आपको सही लगे। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस और सी से क्लोरोप्लास्ट। ये 3 ऐसे ऑर्गेनेली है जिनमें कितनी मेम्ब्रेन है? इसके अलावा कुछ भी बोल देगा तो आप क्या बताओगे? सिंगल। लेकिन राइबोसोम और सेंट्रियोल में 0, राइबोसोम और सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन नहीं होती। कह रहा है हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का अपना अपना कुछ फंक्शन और अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है अपना अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना अपना फंक्शन होता है। ये देखो लिखा है, उधर लिखा था डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर। क्या क्लियर होता है? स्ट्रक्चर। और क्लियर क्या क्लियर होता है? फंक्शन। कह रहा है इनमें से बहुत सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का भाग बन जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये, कौन बनेगा? तो वो बनेगा जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, जुड़ा हो, जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, वही बनेगा ईएमएस का पार्ट। बताओ ईएमएस का पार्ट कौन बनता है? देखो लिखा है हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसीलिए ये ईएमएस के पार्ट बने। यानी ईएमएस के पार्ट बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनेली। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन दी है, पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। फार्मूला क्या है? पीसीएम। कह रहा पीसीएम का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो क्या ये ऊपर वाले कंपोनेंट का भाग बनेंगे? तो नॉट कंसीडर द ईएमएस की कंसीडर द ईएमएस, नॉट कंसीडर द ईएमएस। अच्छा, कौन कौन आएगा इसमें? इसमें आएंगे 4 ऑर्गेनेली। फार्मूला इजी लव, ऐसे बोला गया, इजी, ईजी, ईजी को ऐसे लिख सकते हैं और लव को ऐसे लिख सकते हैं, LUV। तो यानी ई फॉर, जी फॉर, और L फॉर, और V फॉर, हाँ तो वैक्यूल। 4 चीजें आ गई इसमें, 4 चीजें आ गई, ठीक है। ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों तो इसके पार्ट हैं, लेकिन पीसीएम इसका पार्ट नहीं है। पीसीएम का पूरा नाम पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया।
इनका फंक्शन आपस में जुड़ा नहीं है, नॉट कोऑर्डिनेटेड, सो दे आर नेवर द पार्ट ऑफ द ईएमएस। ईएमएस का पूरा नाम होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, बताइए एक बार फिर से क्लियर। सभी सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या सारे सेल ऑर्गेनेली ईएमएस का पार्ट बनाते हैं? नहीं। स्पेशली कौन बनाता है? 4। फॉर्मूला क्या? ईजी लव, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी फॉर गोल्गी बॉडी, और एल यू फॉर लाइसोसोम, और वी फॉर वैक्यूल। कौन से 3 सेल ऑर्गेनेली इसका पार्ट नहीं बनते? पीसीएम, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब आइए देखते हैं कि पहला वाला सेल ऑर्गेनेली कौन सा था? गोल्गी, वो ईआर। अब देखो ध्यान दो, ई से ये, ई से ये, और ई से ये, मतलब समझ पाए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें होगा और कैसे देखा जाएगा? और इसको देख के कुछ तो पता लगेगा ना। क्या पता लगेगा? जाल है, जाल फैला हुआ है, किसका? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो बिखरा हुआ है कहां पे? ध्यान देना, यहां से लाइन पकड़ ली जाती है। जाल वर्ड कई जगह यूज करेगा, लेकिन अगर जाल के साथ टिनी ट्यूबुलर लगा दिया, टिनी ट्यूबुलर, तो समझ जाना ईआर की बात कर रहा है। जाल तो गोल्गी बॉडी को भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी के लिए भी जाल वर्ड यूज करेगा, लेकिन अगर टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोल दिया और ये बोल दिया स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, तो आप समझ जाएगा कि वो ईआर की बात कर रहा है। बताइए, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बिखरे होते हैं कहां पे? साइटोप्लाज्म में, उस जाल को ही बोलते हैं ईआर। देखो जैसे ये पूरा जाल है, पूरा ये देखिए, ये पूरा जाल ऐसे पूरा फैला हुआ है, ये देखो। और कुछ पे आप देख पा रहे हो ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, यानी राइबोसोम पाया जा रहा है, उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आरईआर। और जिन पे नहीं पाया जा रहा है उस पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर। बताइए, जिस पे पाया जाएगा राइबोसोम उसे क्या बुलाएंगे, और जिस पे नहीं पाया जाएगा उसे क्या बुलाएंगे? अच्छा, और देखो, अगर राइबोसोम पाया जा रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर नहीं पाया जा रहा है तो लिपिड सिंथेसिस करेगा। अगर राइबोसोम पाया जा रहा है तो क्या करेगा, और नहीं पाया जा रहा है तो लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड के साथ साथ ग्लाइकोजन भी बनाता है, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन आप दिमाग में रखो। अच्छा, और आप देख पा रहे हो इसके अंदर 2 चीजें मुझे दिख रही हैं, अगर आप भी देखोगे तो 2 चीजें दिखेंगी। एक होता है ये बाहर का हिस्सा जो साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहेगा, और ये अंदर का खोखला हिस्सा जो इसके अंदर रहेगा। जैसे ये देखो, ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है। नहीं, जो साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहेगा ये वाला हिस्सा, इसको बोल दीजिएगा एक्स्ट्रा लूमिनल। लूमिनल, इसका नाम होता है लूमेन, LUMEN। तो ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा लूमिनल। बताओ, अंदर का हिस्सा लूमिनल, तो बाहर का हिस्सा ये साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहेगा, और ये ईआर के अंदर का हिस्सा है। देखिए क्या बोला है एनसीईआरटी ने। देखो, रटने से बेटर है आप थीम समझ लो थोड़ी सी। बताइए, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें एनसीईआरटी ने क्या बुलाया है? ईआर। ईआर ने हमारे सेल के स्पेस को कितने चैम्बर में बांट दिया, कितने कंपार्टमेंट में बांट दिया? बताओ, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लूमिनल, और बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म के संपर्क में कौन सा रहेगा? एक्स्ट्रा लूमिनल। ईआर जो है, अगर उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा, अगर राइबोसोम अटैच है तो आउटर सरफेस पर, तो उसे बोलते हैं आरईआर। आरईआर, ये लिखा आरईआर शॉर्ट में। और अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्मूथ, एसईआर। और कह रहा है अगर आरईआर है तो आप देखना कि सेल में एक्टिवली प्रोटीन बन रही होगी। अगर आरईआर ज्यादा है तो सेल में एक्टिवली प्रोटीन बन रही होगी और फिर निकल रही होगी। सिर्फ बनेगी कि बनने के बाद बाहर भी आएगी? बाहर आने को क्या बोल रहा है? सिक्रीशन। अच्छा, कह रहा है और सेल के अंदर जो आरईआर होता है, आरईआर उस जगह पे होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हो। देखो, आरईआर उस जगह पे होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। आरईआर उस तरफ होता है जो हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हो, यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये लिखा है, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है। यानी कि आरईआर किस तरफ होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है कि फ्री रहता है? जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। मेरी बात आप समझ पाए क्या बोलना चाह रहा है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये है ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे बिखरा हुआ है। अब इस तरफ वाला जो है स्मूथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड वाला रफ। समझ गए? स्मूथ वाला जो होता है ये क्या करता है, मैंने क्या बोला था, लिपिड। और मैंने बोला था वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखो ग्लाइकोजन भी बनाता है, ग्लाइकोजन। और एनिमल सेल में लिपिड लाइक हार्मोन बनाएगा। हमारा लिपिड वाला हार्मोन स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड हार्मोन को पहचानना बड़ा आसान, STER या STR। जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जैसे एल्डोस्टेरॉन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है ना? ये सारे अभी रिसेंटली पढ़ा है हम लोगों ने। क्लियर? देखो गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। तो जो गोल्गी बॉडी होता है वो कैसा होगा? 1898 में कैमिलो गोल्गी ने खोजा। बताइए 1898 में किसने खोजा? कैमिलो गोल्गी ने। क्लियर? और इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ गया क्या? गोल्गी बॉडी। इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्गी बॉडी। तो याद रखिएगा। देखो लिखा है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अब देखो यहां पर भी एक वर्ड बोला है, यहां पर भी बोला है कि क्या एक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गोल्गी बॉडी। किसके नाम के आधार पर दिया गया? कैमिलो गोल्गी। कब दिया गया? 1898 में। याद रखिएगा इसके लिए क्लू है नियर द न्यूक्लियस और डेंस बॉडी, जबकि उसके लिए क्लू क्या था? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा। अच्छा, जैसा कि इनके नाम के आधार पे इसे नाम दिया गया है तो गोल्गी बॉडी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो आप, ये है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर। आप देख पाओगे कि गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सैक लाइक, थैले जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और एक दूसरे के पैरेलल है कि बिखरे हुए? पैरेलल है। और इन्हीं स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्या बुलाएंगे? सिस्टर्नी। देखो क्या लिखा है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक। डिस्क के आकार का, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे वेरी करते रहेंगे। हर सेल के गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या क्या होती है? सेम होती है कि डिफरेंट होती है? डिफरेंट होती है, वेरिएबल होगा। देखो लिखा है इन्हें बुलाते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, इनका डायमीटर कितना होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते इसको। फिर लिखा है पैरेलल थे कि अनपैरेलल, वेरिएबल नंबर थे कि फिक्स, वेरिएबल नंबर में थे कि फिक्स नंबर में थे? ठीक है ना? और कह रहा है एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में नंबर वेरी कर रहा है। और गोल्गी सिस्टर्नी जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके 2 फेस होते हैं। देखो जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके 2 फेस हैं, एक ऐसा एक ऐसा। अब आप बताओ इस फेस को क्या बुलाएंगे? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कोई चीज अगर उभरी हुई है तो उसे बुलाते हैं कॉन्वेक्स। कोई चीज अगर धसी है तो उसे बुलाते हैं कॉनकेव। ये क्या है? उत्तल अवतल। कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स सिरे को बोलते हैं, देखो कॉन्वेक्स सिरे को जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस या फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्स वाले को क्या बुला रहे हैं? सिस या फॉर्मिंग, सिस या फॉर्मिंग फेस। पंचर हो गया किसी का? सिस या फॉर्मिंग फेस। और जो दूसरा वाला है कॉनकेव, उसे बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। बताओ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स या सिस या फॉर्मिंग फेस, और ये वाला हिस्सा कॉनकेव या ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। और कह रहा है दोनों इंटायरली डिफरेंट है, ये ऐसा वो ऐसे धसा हुआ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। कह रहा है देखने में इंटायरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शन इंटरकनेक्टेड है। देखो बोथ फेज आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अच्छा इस पैरा में कुछ नहीं बचा है, बस बता दूं 1 मिनट। ER ने क्या बनाया? या तो लिपिड और या तो
प्रोटीन। अब प्रोटीन या लिपिड बनाने के बाद में गोल्गी बॉडी को बोल दिया तुम देखो इसके आगे क्या करना है, मेरा काम खत्म, मैं चला। मेरा काम इतना ही था कि मैंने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, तुमको सौंप रहा हूं, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है ना। तो अब आगे का काम इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में वही सेल ऑर्गेनेली आते हैं जिनका फंक्शन आपस में, इसने कहा देखो मेरा काम यहीं तक था, मैंने तुमको अपना काम हैंड ओवर कर देना है। तो प्रोटीन यहां चली गई, किस फेज से घुसी, सिस से, सिस या फॉर्मिंग से एंटर कर गई, और एंटर करने के बाद वेसिकल्स के रूप में एंटर की, वेसिकल्स के रूप में एंटर भी करेगी, वेसिकल्स के रूप में बाहर भी आएगी, और फिर इनमें क्या हो जाता है, प्रोटीन के साथ लिपिड जोड़ दिया जाता है। तो क्या नाम पड़ जाएगा, या तो ग्लाइकोजन जोड़ दिया जाएगा तो नाम पड़ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ग्लाइकोजन जोड़ा गया तो क्या नाम पड़ेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ ग्लाइकोजन जोड़ दिया गया, ग्लाइकोलिपिड। बताओ प्रोटीन को मॉडिफाई किसने किया, गोल्गी बॉडी ने। किस फेज से अंदर ले गया, अच्छा मॉडिफाई करने के बाद पैक भी करेगा, और पैक करने के बाद यहां से निकाल देगा। कहां से निकालेगा, ट्रांस से। मेरी बात समझिए, लिपिड अंदर गई किस फेज से, फिर अंदर ग्लाइकोजन से रिएक्ट कर गई तो क्या नाम पड़ा, ग्लाइकोलिपिड, और फिर पैक करके ट्रांस फेज से बाहर फेंक दी गई। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन अंदर गया तो उसको ग्लाइकोजन के साथ जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, और ग्लाइकोप्रोटीन को पैक करके यहां से निकाल दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ये काम कहां होता है, जी से ग्लाइकोसाइडेशन, जी से गोल्गी बॉडी, जी से ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है ना, इसी काम को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। देखो यही चीज लिखी हुई है, पढ़ के देखिए। गोल्गी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग करना, किसका, मटेरियल का। कौन से मटेरियल, जो अंदर आए हैं, और फिर उन्हें कहीं ना कहीं भेज देना, लाना, पहले मटेरियल को लाना, उसको मॉडिफाई करना, फिर पैक करना। मेरी बात समझिए, पहले पैक कर देगा फिर मॉडिफाई होगा। खाने में नमक कम है तो पहले नमक डालेंगे कि पहले पैक कर देंगे, पहले नमक डालेंगे फिर उसको पैक करेंगे कि टिल्ले जाओ टिफिन, है ना। तो पहले हमेशा मॉडिफिकेशन होता है, तब पैकेजिंग होती है, और फिर उसको डिलीवर कर दिया जाता है, या तो टारगेट सेल में या तो कहीं पे भी आउटसाइड द सेल। कह रहा है जिस मटेरियल को पैक करना होता है वो किस रूप में आया, वेसिकल, और कहां से आया था, सिस की ट्रांस, सिस ऑफ गोल्गी बॉडी। अब वो मूव करके लाया गया कहां पे, मैच्योरिंग या ट्रांस, और कह रहा है दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ ईआर। कह रहा है यही रीजन था कि ईआर और गोल्गी बॉडी पास पास होते हैं कि दूर दूर। क्यों पास पास होते हैं, पास पास होने से ये फायदा है, काम कनेक्टेड रहेगा। आप खुद बताइए, अच्छा जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन डिलीवरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता है सबसे नियरेस्ट पॉइंट से आपको डिलीवरी होती है, तभी आप 24 से 48 घंटे पे उसको प्राप्त कर लेते हो। अगर आपका सिटी दिल्ली या लखनऊ के पास है तो ज्यादातर वेयर हाउस वहीं बने हुए हैं। आपको देख लो, आज आपने अमेज़न या किसी पे किया और आपको कल या परसों तक मिल जाता है। लखनऊ से माल आने में कितना समय लगेगा। अगर आपको लखनऊ में अवेलेबिलिटी नहीं है, दिल्ली से ज्यादातर सामान आता है, दिल्ली में भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो बेंगलोर से आता है ज्यादातर सामान, बेंगलोर में भी अवेलेबिलिटी नहीं है, मुंबई से आएगा, मतलब नियरेस्ट पॉइंट से ही आएगा ना। अच्छा ऐसा तो होगा नहीं आपने ऑर्डर किया, लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, वहां से आएगा फिर यहां डिलीवर होगा। नहीं तो ये तो भारत है ना। आगे ए नंबर ऑफ, यहां 9 महीने लग जाते हैं डिलीवरी में, वो 8 मिनट में कर देते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, मतलब बहुत फास्ट है। द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर, कह रहा है जिस प्रोटीन को जो बनाया गया है, ईआर ने जो बनाया है उसको मॉडिफाई करने के लिए लाया जाएगा कहां, सिस्टरनी, किसकी सिस्टरनी में, गोल्गी बॉडी, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। गोल्गी बॉडी के 2 मेन काम है, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बनाना, और इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। हालांकि आपसे शायद ये वर्ड पूछे लेकिन पुराने अनसॉल्व्ड में है इसलिए मैंने बता दिया। तो हम लोग ने गोल्गी बॉडी तक कर लिया, बाकी कल हम लोग करेंगे और इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे।